स्टार्ट। जो छोटा सा चैप्टर है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेड जो है ना वो कंबाइन हो जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ या फिर एग्रीकल्चर के साथ, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा हम एक्सपोर्ट का मेंशन करते हैं ना। एग्रीकल्चर तो हमारा वैसे ही प्राइमरी एक्सपोर्ट है और फिर कॉटन हमारा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, तो ये दोनों चीज़ें मिल मिला के ट्रेड यानी यूजुअली इन चैप्टर्स के साथ कंबाइन हो जाता है। ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है, छोटा सा है तो इम्पोर्टेंट भी है लेकिन। अच्छा, ट्रेड एग्जैक्टली होता क्या है? ट्रेड ये होता है कि हम किस तरीके से अपने गुड्स या अपनी सर्विसेज डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान एक्सचेंज करते हैं, यानी कोई और कंट्री या तो हमसे हमारे गुड्स या हमारी सर्विसेज हमसे ले सकती है, और ये एक्सचेंज जो होता है जिसके रिटर्न में हमें एक इनकम जनरेट होती है, उसको हम ट्रेड कहते हैं। ठीक है, अब वो सर्विसेज कुछ भी हो सकती हैं, यानी वो सर्विसेज ये हो सकती है कि हम यहाँ से अपनी लेबर जो है वो दूसरी कंट्रीज में भेजें, क्योंकि हमारे इंडो पाक रीजन से चीप लेबर मिलती है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को। तो ये सर्विसेज की फॉर्म हो जाती है। सर्विसेज यानी टर्शरी इंडस्ट्री में जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं किसी और कंट्री को, वो सर्विसेज की बात हो रही है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड ट्रेड, जिसके रिटर्न में हमें कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे या इनकम जनरेट होती है। इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये है कि हमारे पास जैसे कॉटन है, तो कॉटन से हम फर्दर बहुत स्पेशलाइज्ड अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं जो कि वैल्यू एडेड होते हैं, और उनका फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कि मैं रॉ कॉटन बेचना शुरू कर दूँ। ठीक है, सो स्पेशलाइजेशन ऑफ गुड्स यानी कि कॉटन तो सिर्फ रॉ मटेरियल था, उस कॉटन से जब मैंने कपड़े बनाए तो उसका मतलब है कि मैंने स्पेशलाइजेशन कर दी गुड्स की। तो पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड कि हम सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं देते हैं, हम उनकी चीज़ों को वैल्यू एडेड भी कर देते हैं। फिर डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीजेज इन डोमेस्टिक रिसोर्सेज आर यूज, तो ये बेनिफिट है ट्रेड का कि जब एक कंट्री में इंडस्ट्रीज होती हैं तो वहाँ का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। ये बात तो खैर आपको मुझसे ज़्यादा आनी चाहिए, आप बिजनेस की स्टूडेंट हो, कि कैसे जो है वो आप जब एक्सपोर्ट करते हो, यानी अगर पाकिस्तान अपनी चीज़ें बेचे दूसरी कंट्रीज को, तो उससे हमारी अपनी डोमेस्टिक रिसोर्सेज, हमारे अपना एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। और ये एक बेनिफिट है कि उससे हमारी यूटिलाइजेशन हो जाएगी हमारी रिसोर्सेज की, और ये एक एम्प्लॉयमेंट देने का एक वो बन सकता है, वे बन सकता है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउज एम्प्लॉयमेंट, जो मैंने आपको बता दिया। नेशनल इनकम की इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब आप कन्वर्ट करते हो, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करी है टू यूएसए, तो वो हमें डॉलर में पेमेंट करेंगे, और डॉलर का रेट आपको पता है कि वो ज़्यादा होता है, तो उससे एक आपके पास सरप्लस इनकम जो है वो आ जाती है, तो वो आपकी ओवरऑल नेशनल इनकम को इंक्रीज कर देता है। तो ये एक फ़ायदा होता है ट्रेड का। फिर कंट्रीज में एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ये अगेन एक बहुत बड़ा फ़ायदा है ट्रेड का, कि सिर्फ हम रॉ मटेरियल ना बेचें, हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी बेचें, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास प्रॉपर इंडस्ट्री होगी, तो हम उसको फर्दर अच्छे से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। पे फॉरेन एक्सचेंज अर्न कैन बी स्पेंट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो फॉरेन एक्सचेंज आएगी उससे फिर हम फर्दर अपनी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बिल्ड कर सकते हैं, और वो इंडस्ट्रीज फिर हमें ज़्यादा और इनकम रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इकोनॉमी और बिजनेस की रिलेटेड बातें हैं, पर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपसे 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड। फिर ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इसमें बहुत क्लियर होने की ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट वो होता है जो कंट्री से जाता है, यानी पाकिस्तान जो चीज़ें बेचता है दूसरी कंट्रीज को, वो एक्सपोर्ट है। फिर उससे फॉरेन एक्सचेंज जो आती है वो इनसाइड द कंट्री आती है, यानी दूसरी कंट्री पाकिस्तान को पे करी है, सो इट मीन्स कि फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में आ रही है। वेयर एज जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट वो होता है जो हम करते हैं, यानी पाकिस्तान को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे ऑयल हो गया, कोल हो गया। ऑयल हम बहुत लार्ज क्वांटिटी में इम्पोर्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री से चला जाता है, यानी हम इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते जितना हम इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा डिपेंडेंस है ऑयल के ऊपर। फिर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स है रॉ कॉटन, फ्रूट्स, लेदर लेदर एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हम बहुत ज़्यादा नोन है स्पोर्ट्स के लिए और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, क्योंकि सियालकोट में मैंने आपको बताया था कि हमारी स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री भी है और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी इंडस्ट्री है, तो ये जो है वो पाकिस्तान इनको हेविली एक्सपोर्ट करता है। और वंस अगेन पाकिस्तान हैज नैरो एक्सपोर्ट बेस, क्योंकि हम कोई बहुत सिग्निफिकेंट मिनरल्स जो होते हैं ना, हम वो एक्सपोर्ट नहीं करते, यानी ना हमारे पास ऑयल है जो हम एक्सपोर्ट कर सकें, जो कि हमें हैवी फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके दे सकता है, लेकिन हमारे पास है नहीं।
फिर हम मिनरल एक्सप्लोरेशन पे भी काम नहीं करते। अब मिनरल एक्सप्लोरेशन पे अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई वैल्यू एडेड मेटेलिक मिनरल्स नहीं होंगे जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो जो चीज़ें ज़्यादा हमें इनकम जनरेट करके दे सकती हैं वो चीज़ें हमारे पास नहीं है, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट बेस नैरो है। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे पास इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है। फिर कॉटन लेदर एंड राइस अकाउंट्स फॉर 61% टोटल एक्सपोर्ट, ये एक अच्छा हमारा एक्सपोर्ट इनसे हो जाता है। पाकिस्तान मेनली एक्सपोर्ट्स टू यूएसए, यूके, यूएई एंड जर्मनी। और अब जो है वो मलेशिया भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, बिकॉज अब मलेशिया और पाकिस्तान का भी एग्रीमेंट हो गया कि वो हम अपना जो यहाँ पे डेयरी मीट है वो मलेशिया हमारा एक्सपोर्ट हुआ करेगा। फिर पाकिस्तान इंपोर्ट क्या करता है, वीट इंपोर्ट करता है, एडिबल ऑयल, शुगर, पल्सेस, पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर्स। तो पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा हम जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ imports हैज कॉज्ड a नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद होनी चाहिए, और आप ये अपने आंसर स्क्रिप्ट में लिखोगी भी कि जब हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं तो उससे आपका ट्रेड नेगेटिव बैलेंस में चला जाता है। तो एक कंट्री की प्रॉस्पेरिटी इसमें होती है कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करे और इंपोर्ट कम करे। अगर उसके इंपोर्ट ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट कम है तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड में एग्जिस्ट करता है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। उसका मतलब है कि आपकी कंट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है अपनी नीड्स को मीट करने में। फिर इम्बैलेंस ऑफ ट्रेड हैज़ टू बी फिल्ड बाय टेकिंग लोन्स, और हम लोन्स कहाँ से लेते हैं, आईएमएफ से लेते हैं। फिर आईएमएफ क्या करता है कि हमारे ऊपर, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट का सिस्टम है तो हम जितना लोन लेते हैं उतना ही हमारे ऊपर इंटरेस्ट लग जाता है, और इस वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स कर चुकी है। क्लियर है इशाल, यहाँ तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड ये सब चीज़ें सही है, क्लियर है? जी। ठीक है, अब आ जाओ जीडीपी और जीएनपी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको गौर से सुनना। देखो, जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इनमें फर्क क्या है? जीडीपी, हाँ, जीडीपी इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। ठीक है, विद इन अ कंट्री ओवर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, डिफाइंस नेशंस इकोनॉमी इन जोग्राफिकल टर्म्स, इट ट्रैक्स ऑल द थिंग्स मैन्युफैक्चर्ड विद इन पाकिस्तान। सो अब इस पे फोकस रखना अपना जीडीपी में। जीडीपी यानी क्या है कि हर वो चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस होती है वो जीडीपी है। कैसे कि अब अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई जापानीज कंपनी है, ठीक है, वो जापानीज कंपनी पाकिस्तान में लोकेटेड है और वो गाड़ियां बनाती है पाकिस्तान के अंदर, तो वो पाकिस्तान की जीडीपी में काउंट होगी। बेशक वो जापानीज है लेकिन ये जीडीपी जो है वो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को देखता है। हर वो चीज़ जो पाकिस्तान में बनी है वो जीडीपी के अंदर आएगी, चाहे वो पाकिस्तानी ओरिजिन हो या वो जापानीज हो या यूके हो या यूएस हो, एज लॉन्ग एज इट इज मैन्युफैक्चर्ड विद इन पाकिस्तान, दैट विल कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये बात क्लियर है? जी। और जीएनपीए होता है कि हर वो, मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो पाकिस्तानी है, ठीक है, फिर कुछ पाकिस्तानी ऐसे होते हैं जो बाहर भी चले जाते हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में चले जाते हैं, और फिर वो वहां पे रह के अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान में क्या भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी है कि पाकिस्तानी तो वो हैं लेकिन वो मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं और वो पैसे जो हैं वो वापस अपने घर को भेज रहे हैं। तो वो काउंट होगी पाकिस्तान की जीएनपी पे, कि हर पाकिस्तानी या पाकिस्तानी कंपनीज जो किसी और कंट्री में है लेकिन वो पैसे जो है वो पाकिस्तान को वापस भेजते हैं, तो वो पाकिस्तान की जीएनपी हो जाएगा। ठीक है, बेशक वो कहीं भी हो, लेकिन एज लॉन्ग एज दे आर पाकिस्तानीज, दे आर सेंडिंग द मनी बैक टू पाकिस्तान, देन दैट विल कंट्रीब्यूट इनटू जीएनपी। ओके। सही है। जैसे एक पाकिस्तानी कंपनी है, वो यूएई में रहती है, मतलब रहती इन टर्म्स ऑफ कि वो यूएई में लोकेटेड है और उसका सारा काम यूएई से होता है और उसका प्रॉफिट भी यूएई से होता है, उसकी जो, मतलब उसके जो कस्टमर बेस है वो भी यूएई की है। लेकिन वो क्योंकि पाकिस्तानी कंपनी है तो वो पाकिस्तानी कंपनी बेशक यूएई में बैठ के कमा रही है लेकिन वो काउंट होगी पाकिस्तान की जीएनपी में। ठीक है, क्लियर? सही है। अब आ जाओ ट्रेड रूट्स। ट्रेड रूट्स क्या होते हैं, ट्रेड कैसे होता है? पहले जमाने में सी से होता था, आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा
जो है वो पढ़ लिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, सी की वजह से ही इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आई थी, क्योंकि उनको ट्रेड करना था और उनको रूट मिल गया था कि यहाँ पे सी है और ये पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। तो सी हो सकता है, रोड्स हो सकते हैं, एयरप्लेन्स यानी एयर स्पेसेस हो सकती हैं, या रेलवेज हो सकते हैं। ठीक है, तो चार ट्रेड रूट्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो सी है। अभी भी जो मतलब फार फ्लंग कंट्रीज हैं वो सी को प्रेफर करती हैं ट्रेड के लिए। तो कराची हमारा जो है वो वार्म वाटर पोर्ट है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो कंटेनर्स आते हैं, जो कि इंपोर्ट हो रहे होते हैं या एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है रीजन है जहाँ पे सारा ट्रेड हो रहा है। फिर आ जाओ बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई फॉर्मूला आना चाहिए, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये होती है कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स। यानी फॉर एग्जांपल मैंने कॉटन अपनी एक्सपोर्ट करी, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी अमाउंट लिखती हूँ, $60 का मेरा एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है। लेकिन वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, मैंने ऑयल इतना मंगवा लिया कि वो $90 का हो गया। सो नाउ 60 - 90, जो 30 की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। सो विच मीन्स कि मैं नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड में हूँ। ठीक है, $90 जो है वो नेगेटिव में चला गया ना आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये इसलिए गया क्योंकि आपका इंपोर्ट ज़्यादा था, तो इंपोर्ट को हमेशा कम होना चाहिए। सो इसी वजह से पाकिस्तान हैज़ नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ मोर इम्पोर्ट्स देन एक्सपोर्ट्स। ये बात समझ आई? बैलेंस ऑफ पेमेंट आप कैसे निकालते हो? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट। जी। ठीक है। आर गुड्स हम्म। आर ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये भी एक बहुत बड़ा हमारा मसला है कि हम स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स नहीं बना पाते। हमारी सब स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट हमें प्रेफर नहीं करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है इंडस्ट्रीज़ में। एक तो बात है एम्प्लॉयमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारी चीज़ों में क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता, हमारी चीज़ें स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो करती, और इस वजह से पाकिस्तान फिर बहुत पीछे रह जाता है एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड क्वालिटीज, क्वालिटी कंट्रोल, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे वर्ड्स आपके आंसर स्क्रिप्ट में होने चाहिए जब आप इंडस्ट्री, ट्रेड या एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रही हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल, यही सब चीज़ें क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं और पाकिस्तान इसी में मार खा जाता है। अच्छा, फिर आ जाओ बैलेंस ऑफ पेमेंट पे कि पाकिस्तान का नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ये बात आपको अब समझ आ जानी चाहिए क्यों है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है। फिर आ जाओ सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान इज कंजम्पशन ओरिएंटेड। ये भी हमारा बहुत बड़ा मसला है कि हमारे घरों में जो है वो हम सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं लेते, हम लग्जरीज भी लेना चाहते हैं। हमें हर वो चीज़ जो बाहर से होती है, हमारा इंटरेस्ट होता है हमारी सोसाइटी का कि हम ले लें, बाहर की चीज़ है अच्छी होगी, ये सोच के हम जो है वो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। तो ये पाकिस्तानी सोसाइटी का मसला है, इस वजह से हमारे इंपोर्ट्स भी बढ़े हुए हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। फिर ट्रेड बैरियर्स आर गवर्नमेंट imposed restrictions like tariffs that limit the flow of goods and services between the countries। अब ये कुछ ट्रेड बैरियर्स होते हैं। ट्रेड बैरियर्स जो है ना वो अच्छा अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। ट्रेड बैरियर्स वैसे तो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इससे जो है ना कुछ यानी ज़्यादातर जो मैंने सुना है और देखा है ग्रोइंग वर्ल्ड में कि टैरिफ्स या ट्रेड बैरियर्स जो है ना वो लगाए जाते हैं किसी कंट्री को पनिश करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए है, अब वो पाकिस्तान को पनिश करने के लिए टैरिफ्स लगा सकता है, या चाइना को पनिश करने के लिए टैरिफ्स लगा सकता है। इससे टैरिफ्स ये होते हैं कि बेसिकली उनको उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि वो सर्टन प्रोडक्ट्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सर्टन प्रोडक्ट्स नहीं कर सकते, या उनके ऊपर टैक्सेशन लग जाती है। ठीक है सर, बहुत ज़्यादा उनको कस्टम ड्यूटी टैक्सेस देने पड़ते हैं जिसको हम टैरिफ्स कहते हैं। तो ये ट्रेड बैरियर्स होते हैं जो कि कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर लगा सकती हैं, प्रोवाइडेड कि वो कंट्री ज़्यादा पावरफुल हो। मतलब पाकिस्तान तो यूएसए के ऊपर नहीं ट्रेड बैरियर लगा सकता ना, क्योंकि हम उसके आगे स्टैंड नहीं कर सकते। तो ट्रेड बैरियर्स होते हैं वो या तो कस्टम ड्यूटी टैक्सेस होते हैं, यूजुअली कंट्रीज को पनिश करने के लिए लगाए जाते हैं। पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा लगते हैं क्योंकि हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हमारे ऊपर ट्रेड बैरियर लगता है, हमारे टैरिफ्स बढ़ जाते हैं। या फिर अगर कोई इंडिया पाकिस्तान का मसला हो रहा है तब भी हमारे ऊपर टैरिफ्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो टैरिफ्स आर कस्टम ड्यूटी टैक्सेस
और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ती है इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। फिर नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी करेक्टेड बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट एंड रिस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट कैन बी इंक्रीज बाय यील्डिंग हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। यही बात है कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम कैसे इसको सही कर सकते हैं। एक तो ये कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करें, हम क्वालिटी कंट्रोल को अश्योर करें, हम जो है वो अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, इम्पोर्ट्स कम कर दें, और हम जो है वो सिर्फ रॉ मटेरियल ना बेचें, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेचें। जब हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। एक्सपोर्ट्स कैन बी इम्प्रूव बाय इंक्रीजिंग वैरायटी ऑफ एक्सपोर्ट आइटम। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप मल्टीपल चीज़ें तो ऑफर करो। सिर्फ हम कॉटन भी इन्हीं के ऊपर जो अगर रोते रहेंगे तो इसकी तो ऑब्वियसली एक पॉइंट आएगा, सैचुरेशन हो जाएगी। अगर हम मल्टीपल चीज़ें जो है वो ट्रेड कर सकते हैं तो फिर जाके हमारा नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो सकता है। फिर वही कि स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल्स होने चाहिए, स्पेशली उन गुड्स पे जो कि एक्सपोर्ट आइटम्स हैं। फिर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स आर बीइंग सेट अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज टू प्रमोट सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज। दे कंटेन इंडस्ट्रियल जोन। सो हाँ, ये अब गवर्नमेंटल काम है कि उनको, गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स लगाए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज को हेल्प आउट करे लगाने में। इंडस्ट्रियल जोन्स बने ताकि हमारा एक्सपोर्ट का जो बेस है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट पर आ जाओ कि द गोल ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स इज टू बूस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हो सके और हम अपना नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट सही कर लें। दे शुड बी मेड नियर सी पोर्ट एंड एडवोकेट एयर ट्रैवल फैसिलिटीज मस्ट बी देयर। तो इसकी रिक्वायरमेंट है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की कि अगर ये वो यूनिट्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेंगी तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज के बाद गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रोड्स होने चाहिए, सी पोर्ट्स, ताकि अगर वहीं से उसने किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट होना है तो वहीं से हो जाए। एयर ट्रैवल फैसिलिटीज होनी चाहिए क्योंकि एयर स्पेसेस भी जो होती हैं वो आपका ट्रेड का रूट है। फिर ट्रेड बैरियर्स पे आ जाओ कि प्रमोट लोकल इंडस्ट्रीज एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कंज्यूमर चॉइस इज लिमिटेड टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। तो ट्रेड बैरियर्स जो है वो जब दूसरी कंट्रीज हमारे ऊपर लगाती है तो ऑब्वियसली हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट्स नहीं कर सकते और इतना ज़्यादा सेम हैंड पे एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है कि कंज्यूमर चॉइसेस जो होती हैं वो लिमिट हो जाती हैं। हो सकता है आपने कभी देखा भी हो कि कोई प्रोडक्ट हो और वो अचानक से मार्केट में शॉर्ट हो जाती है या वो आना बंद हो जाती है। अब तो वो कभी कभी यही होता है कि उस पर ट्रेड बैरियर लगा हुआ होता है, कुछ चीज़ें नहीं आ रही होती। जैसे लोगों के यहाँ पे हेयर कलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डाइज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो उन पे ट्रेड बैरियर लग जाता है तो वो नहीं आ रही होती मार्केट में, वो शॉर्ट हो जाती है प्रोडक्ट। तो फिर कस्टमर्स के पास क्या चॉइस होती है कि वो फिर कोई लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ले लें। तो एक तरीके से ट्रेड बैरियर अच्छा भी होता है और एक तरीके से अच्छा नहीं होता। अच्छा इसलिए क्योंकि फिर लोगों के पास चॉइसेस नहीं होती, फिर लोगों को अपना लोकल सामान ही खरीदना पड़ता है और उससे क्या होता है कि फिर लोकल इंडस्ट्रीज को ग्रो करने का मौका मिल जाता है। फिर आ जाओ ट्रेडिंग ब्लॉक्स पे। ट्रेडिंग ब्लॉक्स वो इंटरनेशनल कम्युनिटीज होती हैं जो कि इकोनॉमिक कॉपरेशंस कर रही होती हैं। सो इट रेफर्स टू रीजनल ग्रुपिंग्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमीज टू अलाउ फॉर ग्रेटर इकोनॉमिक कॉपरेशन। जैसे पाकिस्तान और चाइना ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चाइना में क्या बना हुआ है? सी पैक बना हुआ है। तो चाइना हमारा सी पोर्ट यूज करता है थ्रू गवादर। तो जो पूरा उन्होंने रूट बनाया है सी पैक का, वो हमारा ट्रेडिंग ब्लॉक है। ठीक है, तो ये करंट टाइम्स की एग्जांपल हो गई। फिर आ जाओ, पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें दोनों कंट्रीज का या जो भी कंट्रीज एक साथ होती हैं उनका फायदा हो रहा होता है इकोनॉमी वाइज। एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस मस्ट बी मॉडर्नाइज्ड बाय ट्रेनिंग्स एंड एजुकेशंस। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड फोकस ऑन बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये वो चीज़ें जो थोड़ी सी गवर्नमेंटल होती हैं। ट्रेडिंग ब्लॉक्स में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट इसको ज़्यादा लुक आफ्टर कर रही होती है। जैसे पाकिस्तान में एक है स्मेडा। स्मेडा है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो है वो फिर इसको लिख लो कहीं अपने पास। स्मेडा जो है वो फिर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स करवा रही होती है, एजुकेट कर रही होती है इंडस्ट्रीज़ को या जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को बूस्ट कर सकें ताकि वो एक अच्छा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर लें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं ट्रेड में। सिंपल सा चैप्टर है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा और फर्दर रिवाइज करूँगी तो पक्का हो जाएगा। अब मुझे बताओ उसमें कोई सवाल है? नॉट रियली, समझ तो आती है। समझ आ गई हैं सारी चीज़ें? हम्म।
चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह आई सी यू ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को हम करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी का। और फिर कमिंग थर्सडे को हमारा ज्योग्राफी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, ठीक है। सही है। सही है, वाइवा की अच्छी तैयारी कर हाँ लेना। फिर आई सी यू ऑन ट्यूसडे। सही है। चलो टेक केयर, ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।